हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास का 6 नंबर का चैप्टर जिसका नाम जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जिसको कि हम मेटलर्जी बोलते हैं, उसके फुल थ्योरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है मेटलर्जी, फिर करेंगे डिस्कस मिनरल्स को, फिर ओर्स को, फिर गैंग्स को जिसको कि हम मैट्रिक्स बोलते हैं, फिर करेंगे नगेट्स को, फिर करेंगे पल्वराइजेशन को, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल सेपरेशन मेथड को जिसको कि हम हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं। फिर डिस्कस करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जिसको कि हम लेविगेशन बोलते हैं, इसी को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं। फिर थर्ड डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन को, फोर्थ करेंगे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, फिफ्थ नंबर पे लीचिंग आएगा, सिक्स नंबर पे लिक्वेशन आएगा। फिर इसके बाद कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसमें हमारी दो मेथड आती हैं, पहली है कैल्सिनेशन, सेकंड है रोस्टिंग। फिर डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ ओर। तो रिडक्शन ऑफ ओर में जो हमारा मेटल ऑक्साइड है उसको हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये जो मेटल होता है वो कैसा होता है, वो इम्प्योर होता है। तो इसके लिए हमारी प्रोसेस है स्मेल्टिंग। फिर है गोल्डस्मिथ एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस जिसको कि हम थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। फिर है ऑटो रिडक्शन जिसको कि हम सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं, जिसको हम एयर रिडक्शन बोलते हैं। फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फिर है हमारी हाइड्रोमेटलर्जी जिसको कि हम मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम मेटलर्जी के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को। तो हमारी पहली टर्म है मेटलर्जी, फिर है मिनरल्स, फिर है ओर्स, फिर है गैंग जिसको कि हम मैट्रिक्स बोलते हैं, फिर है नगेट्स, फिर है पल्वराइजेशन। तो हमारी मेटलर्जी जो है वो क्या कहलाती है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में होता क्या है कि जो हमारे ओर्स हैं, ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। अब हमारे मिनरल्स जो है वो क्या कहलाते हैं, तो मिनरल्स मतलब कि रॉक्स में जो आपके मेटल हैं या तो नेटिव स्टेट में मिलेंगे या फिर कंबाइन स्टेट में मिलेंगे। तो ऐसी रॉक्स जिसमें मेटल हमको कंबाइन स्टेट या नेटिव स्टेट में मिलते हैं, तो ऐसी रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो रॉक्स में जो नेटिव स्टेट में मेटल मिलते हैं वो आपके हो सकते हैं गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी, कॉपर। तो ये तो हमको नेटिव स्टेट में मिलते हैं, या आपको नेटिव स्टेट एज वेल एज कंबाइन स्टेट में मिल सकते हैं, ठीक है। फिर कंबाइन स्टेट में मान लीजिए लेड मेटल का हम एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास मेटल जो है कितने होते हैं, 92। तो 92 में इतने मेटल्स अप्रॉक्स जो है वो नेटिव स्टेट में मिलते हैं, बाकी सब कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया लेड का, तो लेड हमको मिल सकता है लेड सल्फेट के फॉर्म में, हमको मिल सकता है लेड कार्बोनेट के फॉर्म में, हमको मिल सकता है लेड सल्फाइड के फॉर्म में, हमको मिल सकता है लेड क्लोराइड के फॉर्म में, हमको मिल सकता है लेड एसीटेट के फॉर्म में, हमको मिल सकता है लेड ब्रोमाइड के फॉर्म में, ठीक है। तो लेड के जितने भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। तो लेड हमको इतने फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। फिर आता है ओर्स। तो देखो जरा, ये जो हमारे मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स में से हम सिलेक्ट करते हैं वो मिनरल जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसा हो, इजी हो एंड चीप हो। तो लेड के इतने सारे मिनरल्स में ये जो मिनरल्स है लेड सल्फाइड, इससे मेटल का एक्सट्रैक्शन इजी होता है एंड चीप होता है। मतलब इससे मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है वो कैसा होता है, आसान है और सस्ता भी है। तो प्रोसेस हमारी आसान हो और सस्ती हो, इसके लिए हम जो मिनरल सिलेक्ट करते हैं वो मिनरल हमारा क्या कहलाता है, ओर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ओर्स आर द मिनरल्स बाय विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल इजीली एंड चीपली। फिर आता है हमारा गैंग एंड मैट्रिक्स क्या कहलाता है। तो ओर हमने सिलेक्ट किया किसके लिए, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ओर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, तो ओर की एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज जो हैं वो कहलाती है हमारी गैंग, जिसको कि हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इम्प्योरिटीज ऑफ ओर्स ये हमारी गैंग कहलाती है। फिर हमारे नगेट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, तो देखो जरा, ये मेटल हमको कैसे मिलते हैं, नेटिव स्टेट में मिलते हैं। तो नेटिव स्टेट में ये मेटल हमको बड़े बड़े लम्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो इनके बड़े बड़े लम्स जो है वो क्या कहलाते हैं, नगेट्स कहलाते हैं।
लम्स ऑफ नेटिव मेटल, वो हमारे कहलाते हैं नगेट्स। अब पल्वराइजेशन क्या होता है, तो जब हम ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ओर को हमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ये पहली प्रोसेस होती है। तो ओर को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, पल्वराइजेशन कहलाती है। डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, तो हमें मिनरल्स एंड ओर्स में डिफरेंस बताना है। तो मिनरल्स हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑफ मेटल प्रेजेंट इन अर्थ डस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। और ओर्स हमारे क्या कहलाते हैं, दोज मिनरल्स बाय विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो उन मिनरल्स से जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारे ओर्स कहलाते हैं। और मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, इजिली होना चाहिए एंड प्रॉफिटेबली होना चाहिए। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हमारा जिंक के हम मिनरल्स ले लेते हैं, जिंक नाइट्रेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक साइनाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, जिंक आयोडाइड। इतने सारे मिनरल्स जो है वो हमारे जिंक के हैं। अब सपोज जिंक नाइट्रेट से आप जिंक निकाल रहे हो और ये खर्चा पड़ रहा है 2000 रुपये पर केजी। जिंक कार्बोनेट से निकालोगे तो हो सकता है ये 500 रुपये पर केजी पड़े। जिंक साइनाइड से 1500 पर केजी। जिंक सल्फाइड से हो सकता है कि 600 पर केजी। जिंक क्लोराइड से 1900 पर केजी। जिंक ब्रोमाइड से 1600 पर केजी। जिंक आयोडाइड से 2500 पर केजी। तो हमारे लिए उचित कौन सा होगा, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड। तो जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड से आप जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्रॉफिटेबली एंड इजीली। तो इतने सारे तो हमारे क्या हैं, मिनरल्स हैं। क्यों, क्योंकि ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है किसके, जिंक के। लेकिन इनमें से हमने सिलेक्ट किया जिंक निकालने के लिए जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड को, तो ये हमारे ओर हो गए। तो जिंक सल्फाइड एंड जिंक कार्बोनेट ये हमारे जिंक के ओर हो गए। इसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। और ये हमारा कहलाता है कैलेमाइन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ओर हैं, इनको याद रखना। तो ये हमारा ओर्स एंड मिनरल्स हो गया। इसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की बात करेंगे, जिसको कि हम ग्रेसिंग ऑफ ओर बोलते हैं, इसी को हम बेनिफिकेशन ऑफ ओर बोलते हैं, इसी को हम एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल मेथड, जिसको कि हम हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको कि हम लैमिनेशन बोलते हैं, इसी को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोट फ्लोटेशन एंड लीचिंग। तो ये हमारी 5 मेथड हैं जिनके थ्रू हम ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो हमें मैकेनिकल मेथड कब अप्लाई करनी होती है, तो मैकेनिकल मेथड जिसको कि हम हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे ओर एंड इम्प्योरिटीज की या तो कलर में डिफरेंस हो या फिर उनके साइज में डिफरेंस हो। तो अगर ओर एंड इम्प्योरिटीज का साइज अलग हो या फिर कलर अलग हो तो हम हैंड पिकिंग मेथड जो है वो यूज करते हैं। सेकेंड है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन हम कब करते हैं, जब हमारे ओर एंड इम्प्योरिटीज दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस हो। तो हम क्या करेंगे, इसको पानी में डाल देंगे। अगर मान लीजिए ओर हमारा हैवी है तो वो नीचे बैठ जाएगा, सिंक हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज कैसे हो जाएगी, ऊपर तैरती रहेगी जो यहाँ से निकल जाएगी। इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ग्रेविटी सेपरेशन हो गई। मैग्नेटिक सेपरेशन हम कब करते हैं, जब हमारी ओर एंड इम्प्योरिटीज
दोनों में से किसी एक में मैग्नेटिक करेक्टर हो, मतलब दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो, तो यहाँ पे हम आयरन ओर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू करते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, दो व्हील होते हैं, एक मैग्नेटिक होता है दूसरा नॉन मैग्नेटिक व्हील होता है। तो आयरन ओर हम यहाँ से पास करते हैं, तो चूंकि ये मैग्नेटिक व्हील है तो आयरन यहाँ से स्टिक होता होगा फिर यहाँ गिरेगा, जबकि ओर जो है उसमें नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो वो यहाँ पे गिर जाएगी। तो इम्प्योरिटीज हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं और ओर को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी मैग्नेटिक सेपरेशन हुई। फिर हमारी फोर्थ प्रोसेस है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी ओर एंड इम्प्योरिटीज दोनों में बेटिंग प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो। तो दोनों की बेटिंग प्रॉपर्टीज में जब डिफरेंस होता है तो हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लीचिंग प्रोसेस क्या कहलाती है, तो लीचिंग प्रोसेस हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी ओर एंड इम्प्योरिटीज दोनों में से कोई एक केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट करता हो, दूसरा कैसा हो, वो नॉन रिएक्टिव हो। तो केमिकल रिएजेंट किसी एक केमिकल सब्सटेंस, स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस से कोई एक कैसा हो, रिएक्ट करता हो, दूसरा नॉन रिएक्टिव हो। तो लीचिंग को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसको कि हम फोर्थ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। ये मेथड जो है वो हम अप्लाई करते हैं केवल और केवल सल्फाइड ओर के लिए। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के थ्रू हम सल्फाइड ओर्स का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। इस मेथड में होता क्या है कि हमें एक टैंक लेना होता है, इस टैंक में हमें ऑयल एंड वाटर जो है वो भरना होता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं, एयर पास करते हैं। तो एयर पास होने पे ऑयल एंड वाटर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे फोम बनता है, झाग बनता है। तो यहाँ पे देखो ये झाग बन रहा है, फोम बन रहा है। यहाँ पे हमें ऑयल जो है वो सस्ता ऑयल यूज करना है। तो हमारे सस्ते ऑयल जो है वो आपका पाइन ऑयल हो सकता है, यूकेलिप्टस ऑयल हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सस्ता ऑयल जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पे ये जो फोम बना है, ये जो झाग बना है, फ्रोथ बना है, ये क्या करता है, अपने साथ सल्फाइड ओर को जो है वो ऊपर ले जाता है। फिर हम यहाँ पे फ्रोथ स्टेबलाइजर के तौर पे हम यूज करते हैं क्रिसोल एंड एनिलीन। तो क्रिसोल हमारा कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये हमारा टोलिन है, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन हो गया, ये क्रिसोल कहलाता है। एनिलीन जो है वो बेंजीन के ऊपर जो है वो NH2 ग्रुप लगा है, तो ये हमारा एनिलीन कहलाता है। तो ये हमारे फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम करते हैं ताकि फ्रोथ जो है वो जल्दी ड्राई ना हो। फिर हम यहाँ पे कलेक्टर का यूज करते हैं। तो कलेक्टर का काम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सल्फाइड ओर को स्टिक करो और ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो कलेक्टर जो है हमारा सोडियम मिथाइल जेनेटेट एंड पोटेशियम मिथाइल जेनेटेट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो जरा, इथाइल तो हमारा ये हो गया CH3 CH2 और OC डबल बॉन्ड S Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये हमारा सोडियम मिथाइल जेनेटेट है। अगर सोडियम की जगह हमने K कर दिया तो ये हमारा पोटेशियम मिथाइल जेनेटेट हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है कि सल्फाइड ओर को स्टिक कर लेता है और स्टिक करके ये फ्रोथ के साथ ऊपर ले आता है। तो ये हमारे कलेक्टर का काम हो गया। फिर हम यहाँ पे एक्टिवेटर भी यूज करते हैं। तो एक्टिवेटर हम तब अप्लाई करते हैं जब जो हमारा सल्फाइड ओर है जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है उसकी फ्लोटेंट टेंडेंसी कैसी हो, पुअर हो, वीक हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा जिंक सल्फाइड ओर है इसकी फ्लोटिंग टेंडेंसी कैसी होती है, वीक होती है। तो हम क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड का जब हम फोर्थ फ्लोटेशन करते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिक्स कर देते हैं। तो रिएक्शन से होता क्या है, ये होगा क्या कि कॉपर सल्फाइड बनेगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो ये जो कॉपर सल्फाइड बना हुआ है तो ये क्या होता है, ये जिंक सल्फाइड ओर के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाता है। तो जिंक सल्फाइड ओर की सरफेस पे कॉपर सल्फाइड जो है वो स्टिक हो गया, तो इसकी फ्लोटिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, तो ये फ्रोथ के साथ जल्दी जल्दी ऊपर चला जाता है। तो ये तो हमारा हो गया एक्टिवेटर का काम। फिर डिप्रेसेंट का काम क्या होता है, तो देखो जरा डिप्रेसेंट हमारा क्या कहलाता है। तो अगर सल्फाइड ओर में एक और सल्फाइड प्रेजेंट है एज अ इम्प्योरिटीज, तो फिर हम चाहते हैं कि वो सल्फाइड जो है वो फ्रोथ के साथ ऊपर ना जाए, इसके लिए हम डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। तो देखो जरा, अगर हमारा लेड सल्फाइड ये हमारा ओर है और इसके साथ जिंक सल्फाइड की इम्प्योरिटीज है,
ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जिंक सल्फाइड जो है वो फ्लोट के साथ ऊपर ना जाए, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डिप्रेसेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिप्रेसेंट जो है या सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो होता ये है कि जो हमारा सोडियम साइनाइड है वो जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये बनता है Na2ZnCN होल 4, ठीक है। और क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड। इक्वेशन को हम कर लेते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे 4 लगाओगे तो जिंक यहाँ +2 में है और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वहां भी जिंक +2 में ही होगा, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये सल्फाइड और नहीं रहा, पूरा का पूरा जिंक सल्फाइड जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये फ्लोट के साथ ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे डिप्रेसेंट का रोल हो गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका नाम है सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। और यहाँ पे फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस हम तब अप्लाई करते हैं जब ओर एंड इम्प्योरिटीज़ की वेटिंग प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो सल्फाइड ओर जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है वो फ्लोट के साथ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, फिर आप इसको निकाल लो, ठीक है, इसको ड्राई कर लो। ड्राई करने पे हमको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर जो है वो मिल जाता है। तो ये हमारी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। और कॉन्सेंट्रेशन की हमारी एक और मेथड है जिसको कि हम लीचिंग मेथड बोलते हैं। ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी ओर एंड इम्प्योरिटीज दोनों में से कोई एक जो है वो केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा हो। तो जनरली ओर जो है वो केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट करता है और इम्प्योरिटीज जो है वो हमारी केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं बॉक्साइट ओर का, जो कि एक हमारा एल्यूमिनियम का ओर है। और यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर ओर का। तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए हम अप्लाई करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी, जिसको कि हम मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। इसी को हम साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। और जो हमारा बॉक्साइट ओर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की हमारी बेयर मेथड है, हॉल्स मेथड है एंड सरपेक मेथड है। तो हमें कब बेयर मेथड यूज करनी, कब हॉल्स मेथड यूज करनी, कब सरपेक मेथड यूज करनी है, तो आइए हम अब लीचिंग प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए हम लीचिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो एल्यूमिनियम का ओर तो होता है बॉक्साइट, फॉर्मूला Al2O3.2H2O होता है। अगर हम इस बॉक्साइट ओर में इम्प्योरिटीज की बात करें तो इम्प्योरिटीज होती हैं Fe2O3, SiO2 एंड TiO2। बॉक्साइट ओर में ये जो दो इम्प्योरिटीज हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और इन इम्प्योरिटीज का सेपरेशन जो है वो हम 3 मेथड के थ्रू करते हैं। पहला तो है बेयर मेथड, सेकेंड है हॉल्स मेथड, तीसरी है सरपेक्स मेथड। तो बेयर मेथड, हॉल मेथड एंड सरपेक मेथड के थ्रू हम बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो ये BHS, ये ब्रह्मोस हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो BHS मेथड के थ्रू हम बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। बेयर मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब इम्प्योरिटीज हमारी Fe2O3 मेन होती है। हॉल्स मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब Fe2O3 एंड SiO2 की इम्प्योरिटीज दोनों मतलब ठीक ठाक अमाउंट में मिलती हैं। और सरपेक मेथड का यूज हम तब करते हैं जब SiO2 इम्प्योरिटीज जो है वो चीफ होती है, मेन होती है। तो सबसे पहले हम बेयर प्रोसेस देख लेते हैं। तो बेयर प्रोसेस में जो हमारा केमिकल रिएजेंट होता है, केमिकल रिएजेंट जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मतलब हमारा बॉक्साइट ओर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा, लेकिन इम्प्योरिटीज जो Fe2O3 है वो सॉल्युबल नहीं होगी। तो Al2O3.2H2O ये NaOH से रिएक्ट करता है, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो NaAlO2 बनता है और
H2O बनेगा। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेंगे, तो ऐसे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, Fe2O3 तो डिसॉल्व NaOH में होगा नहीं, हम फिल्ट्रेट कर लेंगे। अब NaAlO2 जो है, तो NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हाइड्रोलाइज हो रहा है। क्या बना रहा है? ये बनेगा NaOH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, तो ये आप रीयूज कर सकते हो। फिर ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसका हम क्या करते हैं, फिर ये जो AlOH होल थ्राइस था, हीट करोगे तो Al2O3 और H2O बनेगा। ठीक है, और Al2O3 इलेक्ट्रोलिसिस पे एल्यूमिनियम दे देता है। तो ऐसे हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो हमको यहाँ पे ओर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड ये मिल गया। फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे हमें एल्यूमिनियम मिल जाता है। उस प्रोसेस इसमें Fe2O3 एंड SiO2 की इम्प्योरिटीज दोनों ठीक ठाक अमाउंट में होती हैं। तो यहाँ पे रिएजेंट जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो जो हमारा बॉक्साइट ओर होता है Al2O3.2H2O, इसको हम हीट करते हैं तो Al2O3 एंड वाटर देगा। Al2O3 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaAlO2 और बनेगा CO2। ठीक है, इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेंगे। अब ये NaAlO2 जो है हाइड्रोलाइज होगा, CO2 डालोगे तो क्या बनेगा, ये सोडियम कार्बोनेट फिर से बन जाएगा। आप इसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इनको बैलेंस कर लेंगे, ये 2 ये 3 ये 2, तो इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है। फिर ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो प्रेसिपिटेट बना है, इसको आप हीट करोगे तो Al2O3 बनेगा, और Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एल्यूमिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट जो हमारा केमिकल रिएजेंट है, उसमें बॉक्साइट ओर तो सॉल्युबल है, लेकिन जो हमारी इम्प्योरिटीज Fe2O3 एंड SiO2 ये दोनों कैसी हैं, इनसॉल्युबल है। फिर हमारी थर्ड मेथड है सरपेक्स मेथड। यहां पे जो केमिकल रिएजेंट होता है वो होता है कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये हमारा केमिकल रिएजेंट है। तो जो बॉक्साइट ओर है Al2O3.2H2O, हीट करोगे तो Al2O3 एंड वाटर अलग हो जाएगा, क्रिस्टलाइन वाटर। अब ये जो Al2O3 है ये कार्बन एंड नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा और बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाओगे और यहाँ पे 3 लगाओगे तो ये 3CO हो जाएगा। जो आपकी इम्प्योरिटीज है SiO2 की, वो कार्बन जो है इसको रिड्यूस कर देता है, तो Si और CO बनेगा। इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया। क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो 1800 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो इस टेम्परेचर पे Si जो है, सिलिकॉन जो है वो वेपोराइज हो जाता है, मतलब पेपर बन के उड़ जाएगा। अब ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना है, इससे हमें क्या चाहिए, हमको और वापस चाहिए, तो Al वाटर से रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनिया बन जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हीट करोगे तो Al2O3 एंड वाटर बनेगा। Al2O3 इलेक्ट्रोलिसिस पे हमको एल्यूमिनियम दे देता है। अगर हम बात करते हैं इन तीनों रिएक्शन में,
सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सी है? तो हमारी सल्फेक्स मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमोनिया हमको बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, मतलब ये हमको फ्री प्रोडक्ट मिल गया। जो हमारी हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस होती है वो मोस्टली सिल्वर एंड गोल्ड के लिए ही होती है। तो जो हमारा इम्प्योर सिल्वर है वो NaCN, वो वाटर एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है NaAgCN। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेते हैं। ये 4, ये 8, ये 2 से यहाँ पे ये 4 हो जाएगा प्लस 4 NaOH बनेगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है NaAgCN, इस कॉम्प्लेक्स से हमें सिल्वर को अलग करना है, तो जिंक से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमारी ऐसी हो जाएगी Na2ZnCN4 प्लस सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स से सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। गोल्ड के साथ भी ऐसी होता है सेम केस। गोल्ड ये इम्प्योर होता है और यहां पे ये जो सिल्वर मिला है ये हमको प्योर सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है ना। इम्प्योर सिल्वर से हमें प्योर सिल्वर जो है वो मिल जाता है। प्लस 8 NaCN प्लस 2 H2O प्लस O2, ठीक है, से बनेगा NaAuCN2 प्लस 4 NaOH। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है NaAuCN2 का, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो जिंक से रिएक्ट करता है, तो ये बनेगा Na2ZnCN4 प्लस गोल्ड। तो ये हमारा इम्प्योर गोल्ड से यहाँ पे हमको प्योर गोल्ड जो है वो मिल जाता है। अब आप कहोगे कि सर आपने ये रिएक्शन जो है रट ली है क्या? तो बिल्कुल नहीं। अब देखो जरा, सिल्वर जो है वो NaCN के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है NaAgCN2। क्यों बनाता है? तो बड़ा सिंपल है, NaAgCN ये कॉम्प्लेक्स तो बनना ही बनना है। अब देखो जरा, हमें पता है कि सिल्वर की वैलेंसी होती है 1, सोडियम भी +1 वैलेंसी में होता है, तो Cn हमारा कितना होना चाहिए? क्योंकि पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो Cn -1 होता है, तो यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे -2 करने के लिए हमें ये 2 करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ये NaAgCN2 ये कॉम्प्लेक्स बना। अब देखो यहाँ पे इसकी बात करें कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, तो देखो जरा, Na जिंक और Cn का कॉम्प्लेक्स बनना है। जिंक +2 होता है, ये -1 होता है, ये +1 होता है, तो हमें क्या करना है? बैलेंस करना है, चार्ज जो है वो बैलेंस करना है। तो ये Na2 और ये, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये +1 था, यहाँ पे ये +2 था, तो यहाँ पे 3 क्यों नहीं कर दिया? तो 3 इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा जिंक होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होती है, मतलब 4 लिगेंड उससे अटैच होते हैं। सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है जिसमें सिल्वर जो है स्टेबल होता है। जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है जिसमें जिंक जो है वो स्टेबल होता है। और आपने अगर EAN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर में आप पढ़ना, ठीक है। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल। इसके बाद मेटलर्जी का हमारा थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटेलिक ऑक्साइड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टिंग प्रोसेस से एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस से। तो अब ये रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन क्या होता है आइए देखते हैं। तो हमें रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में डिफरेंस बताना है। तो जो हमारा रोस्टिंग होता है वो सल्फाइड ओर में होता है और कैल्सिनेशन हमारा ऑक्साइड ओर, हाइड्रोक्साइड ओर एंड कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है। रोस्टिंग में हम ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में हम ओर को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर।
जो हमारा रोस्टिंग होता है, जब हम सल्फाइड ओर को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें SO2 गैस मिलती है अलोंग विथ मेटल ऑक्साइड। कैल्सिनेशन में हमें या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी या फिर वाटर वेपर मिलेगी जब हम ओर को हीट करते हैं। तो देखो जरा, तो जो हमारी रोस्टिंग है वो सल्फाइड ओर में की जाती है। तो हमारा ओर है जिंक सल्फाइड, ये जिंक ब्लेंड कहलाता है। रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की जाती है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनेगा और बनेगा SO2। जो हमारा लेड सल्फाइड ओर है, जिसको हम गैलेना बोलते हैं, एयर में हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाएगा और SO2 बनाएगा। तो रोस्टिंग हमारे सल्फाइड ओर के लिए की जाती है और कैल्सिनेशन हमारा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और या फिर कार्बन टोर के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑक्साइड और Al2O3 2H2O, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, हीट करोगे तो Al2O3 प्लस 2H2O मिलेगा। जो हमारा हाइड्रोक्साइड होता है AlOH होल थ्राइस, हीट करोगे तो Al2O3 और H2O मिलेगा। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। और जो हमारा कार्बोनेट ओर है, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, हीट करोगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड एंड CO2 बनेगा। तो जो हमारा कार्बोनेट ओर होता है उसको हीट करने पे मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जो हमारा हाइड्रेटेड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ओर होता है उसको हीट करने पे मेटल ऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनता है। जो हमारा सल्फाइड ओर होता है उसको एयर में आप हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन होगी, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इसके बाद मेटलर्जी की फोर्थ स्टेप में हम मेटेलिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रोसेस होती है स्मेल्टिंग, सेकंड है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, थर्ड है सेल्फ रिडक्शन, फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो हमारी स्मेल्टिंग प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, तो सबसे पहले हम स्मेल्टिंग प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे होना क्या है कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो मेटल में कन्वर्ट होगा। तो मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल में कन्वर्ट होगा, लेकिन कैसे, तो मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन में हीट करें, या हम हाइड्रोजन में हीट करें, या कार्बन मोनोऑक्साइड में हीट करें, या फिर CO+H2 वाटर गैस कहलाता है ये, इसमें हीट करें। तो मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, ये हमारा बनेगा मेटल। तो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होके मेटल जो है वो बना लेता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन से रिड्यूस होके क्या बनाएगा, जिंक बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। जो हमारा टिन ऑक्साइड है वो कार्बन में आप उसको हीट करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, टिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम मेटल ऑक्साइड और इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, जनरली हम कार्बन जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो मेटल जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे इतना हीट करना है कि ये कैसा हो जाए, ये फ्यूज्ड, ये मेल्ट हो जाए। अगर मान लीजिए हम इसको इतना हीट कर रहे हैं तो कुछ पार्ट तो मेल्ट हो गया, कुछ सब्सटेंस ऐसा भी है जो क्या है, इनफ्यूजिबल है, मेल्ट नहीं हो रहा। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे एडिशनल सब्सटेंस जो है वो ऐड कर देते हैं, ताकि इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज जो थी वो कैसी हो जाए, फ्यूजिबल हो जाए, वो मेल्ट होके बाहर निकल जाए। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजिबल बना देती हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फ्लक्स। तो ड्यूरिंग स्मेल्टिंग हम क्या करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं। हम कब यूज करते हैं, जब हम देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड में ऐसी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है जो कि कैसी है, इनफ्यूजिबल है। तो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को हम फ्यूजिबल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं। तो ये हमारा फ्लक्स जो है वो क्या कहलाता है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई कि ये इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजिबल करता है। तो फ्लक्स आर द सब्सटेंस विच कन्वर्ट इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज इनटू फ्यूजिबल। फ्लक्स जो है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। जो हमारा फ्लक्स होता है ये 3 टाइप का होता है। एक तो होता है एसिडिक,
एसिडिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका सिलिका P2O5। ठीक है, अगर हम बेसिक फ्लक्स की बात करें तो बेसिक फ्लक्स में आता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड डायरेक्ट ना हो तो आप कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो, इसको हीट करोगे, हीट तो करना ही पड़ेगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट ना हो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, और हम यूज करते हैं न्यूट्रल फ्लक्स। यहाँ पे आपका ग्रेफाइट और आपका यूज होता है क्रोमाइट, ये मिक्सचर होता है FeON Cr2O3 का। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं फ्लक्स। अब देखो जरा, अगर मान लीजिए हमारी इम्प्योरिटीज जो है वो एसिडिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, SiO2, ये हमारी इम्प्योरिटीज है, तो फ्लक्स हम बेसिक लेंगे तो हमारा फ्लक्स जो है वो बेसिक हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CaSiO3, ये बनेगा स्लैग। और ये कैसा होता है, ये फ्यूजिबल होता है, और ये इम्प्योरिटीज हमारी कैसे इनफ्यूजिबल है। अगर उल्टा हो जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारी इम्प्योरिटीज है, तो फिर SiO2 क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। फिर हमें फ्लक्स SiO2 जो है वो ऐड करना होगा, तो क्या बनेगा, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट जो है वो बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा, और स्लैग जो है ये मेल्ट होकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने की जो हमारी सेकेंड प्रोसेस है उसको हम गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, इसी को हम एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो एल्यूमिनियम होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पे फिक्स है और वो हमारा एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन होना है और किस में कन्वर्ट होना है, मेटल में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पे उन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है जिन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1900 डिग्री सेल्सियस है। मैंगनीज ऑक्साइड का जो है वो रिडक्शन होता है, तो मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना है, वो 1244 डिग्री सेल्सियस है। और आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो है आपका Cr2O3 है, Mn3O4 और Fe2O3, इनके रिडक्शन जो है वो करने हैं हमें। अगर आपने Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड का रिडक्शन किया एल्यूमिनियम से, तो ये तो बनेगा हमारा Al2O3 और बन जाएगा क्रोमियम। इक्वेशन को हम जो है वो बैलेंस कर लेते हैं, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। फिर Mn3O4 एल्यूमिनियम से, तो क्या होगा, Al2O3 बनेगा और क्या बनेगा, Mn बनेगा। इक्वेशन को जो है वो हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 था तो एल्यूमिनियम को कर देते हैं अपन 2, मैंगनीज 3 है तो मैंगनीज को कर देते हैं भाई 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये ऐसे तो बैलेंस होगा नहीं। यहाँ पे अपन ने 2 किया तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ऐसा नंबर अप्लाई करते हैं जो यहाँ और यहाँ को बैलेंस कर दो, 3 × 4 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे कर देते हैं 4 × 3 12 ऑक्सीजन। ठीक है, अब आसानी से बैलेंस हो जाएगा। एल्यूमिनियम कितना हो गया 8 और Mn कितना हो गया 9, राइट। फिर Fe2O3, ये हमारी स्पेशल प्रोसेस होती है, एल्यूमिनियम से आप रिड्यूस कराओ तो क्या होता है, Al2O3 और क्या बन रहा है, ये आज आयरन बन रहा है। ठीक है, इक्वेशन को अपन ने बैलेंस किया, तो यहाँ पे 2 कर दो, ये 2 कर दो। ये स्पेशल प्रोसेस तब है क्योंकि
जब हम ये रिएक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं तो ये रिएक्शन हमारी कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक है। अब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे ये जो आयरन मिल रहा है ये हमको कैसा मिल रहा है, मॉल्टन स्टेट में मिल रहा है, पिघले हुए फॉर्म में हमको ये आयरन मिल रहा है। और इस आयरन का आप कैसे भी यूज कर सकते हो, इस पिघले हुए आयरन को आप कैसा भी शेप जो है वो दे सकते हो। इस मॉल्टन आयरन का हम यूज देखो कहाँ करते हैं, तो देखो जरा, ये हमारा रेलवे लाइन है, ठीक है, यहां से ट्रेन जो है वो जा रही है। अब क्या किया आतंकवादियों ने, क्या किया, ये रेलवे लाइन को जो है वो उड़ा दिया, एक पार्ट जो है वो उड़ा दिया। अब क्या होगा, अब ट्रेन अगर यहां से गुजरी तो एक्सीडेंट होना जो है वो तय है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को एक क्रूसिबल में कराते हैं। क्रूसिबल में कराते हैं तो क्या होता है कि आयरन जो है, मॉल्टन आयरन जो है वो यहाँ पे टपकाते हैं, तो मॉल्टन आयरन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो हमारी रेलवे लाइन जो है वो पहले जैसी बन जाती है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई रेलवे लाइन टूट गई थी तो आप इतना लोहे का पार्ट लाके और बेल्डिंग कर दो, ये बेल्डिंग कर दो, तो बेल्डिंग यहाँ पे चल नहीं पाई क्योंकि जो रेल होती है उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें यात्री भी बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं, तो ये गर्डर जो है वो टूट जाएगा, राइट। तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन की हेल्प से जो है हम रेलवे लाइन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्रूसिबल में हम इसका 3 पार्ट लेते हैं और इसका लेते हैं 1 पार्ट। तो 3:1 में अगर हमने ये मिक्सचर लिया तो ये मिक्सचर हमारा कहलाता है थर्माइट मिक्सचर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, थर्माइट मिक्सचर कहलाता है। और इस थर्माइट मिक्सचर का यूज हम क्या करते हैं, रेलवे लाइन को जोड़ने में करते हैं, अगर रेलवे लाइन आपकी टूट गई है तब। तो गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस, जिसको कि हम एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस बोलते हैं, इसी को हम थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। तो थर्माइट प्रोसेस कब बोलते हैं, जब हमारा ऑक्साइड जो है वो आयरन का है और एल्यूमिनियम तो रिड्यूसिंग एजेंट कॉमन है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड का अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम से क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं, तो आयरन जो है हमको मॉल्टन स्टेट में मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके बाद मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने की जो हमारी तीसरी प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, इसी को हम बोलते हैं ऑटो रिडक्शन, यही हमारा एयर रिडक्शन कहलाता है। तो इसको हम सेल्फ रिडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, मतलब मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। इसी कारण इस प्रोसेस को हम सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं, यही कारण है कि इसको हम ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। अब ये रिडक्शन होता कैसे है, तो ये रिडक्शन जो है एयर की प्रेजेंस में होता है, एयर की ऑक्सीजन के द्वारा होता है, इस कारण इसको हम एयर रिडक्शन भी बोलते हैं। तो देखो जरा, तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सनट्रेटेड सल्फाइड और है लेड सल्फाइड, एयर की ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, SO2 बनेगा, ठीक है। इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा है आपका, ऑड नंबर में है, तो इसको 2 करेंगे तो ये इवन नंबर में हो जाएगा। तो लेड को करोगे 2 तो सल्फर कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3 करेंगे। ये जो लेड ऑक्साइड बना है वो क्या करेगा, वो लेड सल्फाइड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये जो लेड ऑक्साइड बना है वो लेड सल्फाइड को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये बनेगा लेड बनेगा और बनेगा SO2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 PbO जो था वो हमने यूज कर लिया, तो कितना बनेगा, Pb यहाँ पे 3 हो जाएगा और SO2 हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगर हम ओवरऑल इक्वेशन लिखें तो ये से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा लेड सल्फाइड है 3 PbS, इकट्ठा कर दो 3O2 से क्या बन रहा है 3 Pb प्लस SO2 कितना 3, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया। तो इस प्रोसेस के थ्रू लेड सल्फाइड जो है वो लेड में कन्वर्ट हो जाता है और HGS
ये मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है और Cu2s ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो HgS का देखो जरा, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो ये बनाएगा HgO और क्या बनेगा SO2। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, यहाँ पे 2 करोगे, यहाँ पे 2 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाती है। अब ये जो HgO बना है ये HgS और HgO, ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो मरकरी बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। ठीक है, इसकी भी हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 2HgS, अब ये 3 हो गए तो 3 कर लो, ठीक, प्लस 3O2 से 3Hg और SO2 कितना 3। अब ये पूरा 3 3 3 3 जा रहा है तो बस ये 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी सेम टू सेम होगा, है ना, कॉमन कोफिशिएंट है तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर Cu2s कैसे रिएक्ट कर रहा है, फिर ये जो Cu2s है ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, Cu2O बनेगा और क्या बनेगा, SO2 बनेगा। ठीक है, इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, यहाँ पे 2 कर दोगे, यहाँ पे 2 कर दोगे तो ये 4 कॉपर हो गया, सल्फर हो गया 2, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, तो ये 3O2 हो जाएगा। ठीक, अब Cu2s और Cu2 ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और SO2 बनेगा। ये 2 थे तो इसको भी 2 कर लो, ठीक है, तो कॉपर हमारे कितने हो जाएंगे 6 कॉपर बनेगा और SO2 बनेगा। ओवरऑल अगर इक्वेशन लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, ये से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो Cu2s ये कितना हो गया 3, 3O2 से कंबाइन हो गया, 6 Cu बन रहा है और 3 SO2 बन रहा है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया तो ये Cu2s बचेगा केवल, ये O2 बचेगा केवल, ये 3 से डिवाइड करोगे तो ये 2 कॉपर बचेगा और ये SO2 बचेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे कॉन्सनट्रेटेड ओर है ये कैसे होते हैं, ये एयर के थ्रू क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार के हमको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जो हमारे फोर्थ मेथड है इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं, इसी को हम केमिकल रिडक्शन बोलते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है वो क्या कहलाता है, तो देखो सर, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है इस मेथड के थ्रू हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल होते हैं, इसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ग्रुप 2 में होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इन मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू करते हैं। और ग्रुप 13 में केवल एल्यूमिनियम। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की मेटल अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होता है, तो हमें इनके मेटल क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है। तो जो हमारे ये मेटल क्लोराइड है इन मेटल क्लोराइड का हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और ये मेटल क्लोराइड कैसा होना चाहिए, मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए, फ्यूज्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपने एक्वस फॉर्म ले लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात याद रखना कि जो हमारा मेटल क्लोराइड है वो कैसा होना चाहिए, वो मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए। और एल्यूमिनियम अगर हमें चाहिए तो हमें Al2O3 जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना, तो इसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहिए। ठीक है, तो अब सपोज कि हम मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, तो मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो चाहिए।
तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है हम एक कंटेनर में ले लेंगे, और ये मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा होना चाहिए, मॉल्टन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूज्ड MgCl2 है, तो ये आयनाइज होगा Mg डाई पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड जो है वो लगा देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है, प्लेटिनम या ग्रेफाइट के जो है वो ले सकते हो। ये हमारा एनोड और ये हमारा कैथोड। तो ये हमारा एनोड हो गया, पॉजिटिव प्लेट से, बैटरी से। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है वो एनोड, और जो नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है वो कैथोड होगा। तो क्या होगा, एनोड पॉजिटिव पार्ट है तो यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है वो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे Mg डाई पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो एनोड और कैथोड पे क्या होता है, तो देखो जरा, जो हमारी एनोड रिएक्शन है उसमें क्या होता है, क्लोरीन नेगेटिव गया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो Cl बनेगा, और हमको पता है Cl तो एटॉमिक फॉर्म में होता है, ये स्टेबल नहीं है, तो 2 Cl के एटम मिलके Cl2 बनाते हैं। तो क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी एनोड रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या होता है, Mg डाई पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बनेगा, Mg बन जाएगा, ठीक है। तो बस अगर आपको लिथियम चाहिए तो लिथियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, सोडियम चाहिए तो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, पोटेशियम चाहिए तो KCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, रुबिडियम चाहिए तो RbCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, सीजियम चाहिए तो CsCl का। ये हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं तो इनको छोड़ दो। बेरिलियम चाहिए तो BeCl2, मैग्नीशियम चाहिए तो MgCl2, कैल्शियम चाहिए तो CaCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। तो अब हम इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे सोडियम का, और हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि हमको एक्वस स्टेट क्यों नहीं लेनी है, ठीक है। इनको मोल्टन फॉर्म में ही इलेक्ट्रोलिसिस क्यों कराना है, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं कराना है। फिर हम एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। तो ये जो हमारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो हमारा ओर है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, वो डायरेक्ट ही मेटल में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि सेल्फ रिडक्शन में हो रहा था, जिसको कि हमने ऑटो रिडक्शन बोला था, जिसको कि हमने एयर रिडक्शन बोला था। वहां भी क्या हो रहा था कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो डायरेक्ट ही मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, वहां भी किसी भी प्रकार की रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, और ना ही यहाँ पे किसी भी प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो डायरेक्ट ही मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो जरा, जब हम मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लिया, और ये कैसा है, मॉल्टन है, और हम 2 इलेक्ट्रोड जो है वो लगा देते हैं। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। ये आयनाइज होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव जाएगा इधर और Na पॉजिटिव जाएगा इधर। तो देखो जरा, एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव गया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Cl बनेगा, 2 क्लोरीन मिलके Cl2 बना लेंगे। तो एनोड पे तो क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होगी, और कैथोड पे क्या होगा, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये सोडियम बनेगा। तो ये सोडियम मैन्युफैक्चरिंग की डाउन प्रोसेस होती है। तो डाउन प्रोसेस के थ्रू हम सोडियम को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो हमारा क्लोरीन है एज अ बाई प्रोडक्ट हमको मिलता है। अब हमें ये बताना है कि अगर हमने NaCl एक्वस कर दिया तो ये हमारा एक्वस NaCl है, मतलब यहाँ पे NaCl के साथ क्या होगा, वाटर भी होगा। अब यहाँ पे NaCl के साथ जो है वो वाटर भी है, मतलब कि हमारा वाटर भी क्या होगा, आयनाइज होगा। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये वाटर आयनाइज होगा ऐसे। तो अब यहाँ पे Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव दोनों कहाँ जा रहे हैं, एनोड पे, और Na पॉजिटिव H पॉजिटिव दोनों कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। तो रिएक्शन देखो क्या होने वाली है, एनोड पे रिएक्शन कैसी होगी।
अब क्लोरीन नेगेटिव एंड OH नेगेटिव दोनों जाते हैं, लेकिन क्लोरीन नेगेटिव जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्लोरीन नेगेटिव गया, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Cl बनेगा, Cl प्लस Cl से Cl2, क्योंकि क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में स्टेबल होती है। कैथोड रिएक्शन क्या होती है? अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो गेनिंग टेंडेंसी सोडियम की अच्छी नहीं होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन प्लस बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके H बनाएगा, 2 H मिलके क्या बन जाएंगे? H2 बन जाएंगे। तो एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। अब देखो सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव सॉल्यूशन में बचेगा, तो रिमेन इन सॉल्यूशन जो आपका Na पॉजिटिव है OH नेगेटिव, ये कंबाइन होकर क्या बनाता है? NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्रिपेयर होगा और क्लोरीन गैस जो है वो बाय प्रोडक्ट में हमको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे क्लोराइड आयन ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया, OH ने क्यों नहीं किया? तो देखो जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, यहाँ पे OH पे इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये पकड़े रहेगी, ये लूज नहीं कर पाएगी, इस कारण क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना है, सोडियम की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हाई होती है, लेकिन गेनिंग टेंडेंसी क्या होगी? लो होगी। तो यहाँ पे गेनिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन पॉजिटिव की हाई है, ठीक है। तो इसकी लूजिंग टेंडेंसी हाई है, इसकी लूजिंग टेंडेंसी कम है, लेकिन उल्टा है, हमें तो गेन कराना, तो इसकी गेनिंग टेंडेंसी इससे हाई हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हुई। इस एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें एल्यूमिनियम मेटल जो है वो मिलता है। तो अगर हमें एल्यूमिनियम मेटल चाहिए तो हमें इस एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस कराना होता है, और ये एल्यूमिना हमें बॉक्साइट ओर से मिलता है। तो इस एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलिसिस में प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो ये बैड कंडक्टर होता है, क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी जो है वो बहुत 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 ज्यादा होती है, इस कारण ये आयोनाइज नहीं हो पाता। लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का रीजन ये है कि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इनके पे चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, इस कारण इनकी लैटिस एनर्जी हाई है, और हाई लैटिस एनर्जी के कारण ये आयोनाइज नहीं होते, और आयोनाइज नहीं होंगे तो बैड कंडक्टर हो जाएंगे। फिर दूसरा रीजन ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा है, कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है 2000 डिग्री सेल्सियस, तो आप जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आपको ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होगा, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। तो इन दोनों मुश्किलों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिना में कुछ एडिशनल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो Al2O3 के साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रायोलाइट Na3Al(F6), और इसमें ऐड कर देते हैं फ्लोरस्पार CaF2। ये 20% होता है, ये 60% होता है, और ये 20% होता है, ये हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा Na3Al(F6) कहलाता है वो तो क्रायोलाइट कहलाता है, Na3Al(F6) ये ऐसा होता है सोडियम फ्लोराइड और Al(F3), ठीक है, ये एक डबल सॉल्ट है। और जो हमारा फ्लोरोस्पार है वो कैल्शियम फ्लोराइड कहलाता है। जब आप इस रेशियो में मिक्सचर को लेते हो तो मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है? अब 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो एक तो हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था, अब मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? 900 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएंगे। दूसरा ये है कि ये बैड कंडक्टर होता है, तो चूंकि सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड ये तीनों सॉल्ट मिलकर क्या करते हैं?
एल्यूमिना की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो ये और ये दोनों तकलीफें जो है वो दूर हो गई। अब सपोज कि आपने 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी मेंटेन किया, मतलब आपने ये सब्सटेंस जो है वो ऐड नहीं किया और एल्यूमिना का आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो जो कैथोड पे एल्यूमिनियम मिलेगा उस एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट पता कितना होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। मतलब एल्यूमिनियम कैथोड पे ठहर ही नहीं पाएगा, वो वेपर बन के उड़ जाएगा। इसलिए हमें मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करना ही है किसी भी कीमत में, इसलिए हम ये सब्सटेंस जो है वो ऐड कर देते हैं इस रेशियो में। तो टेम्परेचर हमारा 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब इनकी परसेंटेज हमने हाई क्यों की? ताकि टेम्परेचर जो है वो कैसा हो जाए, डाउन हो जाए, और ये हमारा कैसा हो जाए, गुड कंडक्टर हो जाए। अब देखो रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन जो है वो कैसे होती है। एनोड पे रिएक्शन, तो एक प्रिंसिपल ये है कि ये जो हमारा सोडियम फ्लोराइड एल्यूमिनियम फ्लोराइड है ये आयनाइज हो जाते हैं। तो AlF3 ये आयनाइज होकर क्या बनाता है, Al+3 एंड F नेगेटिव। F नेगेटिव जो है वो कहां जाएगा, ये जाएगा एनोड पे। तो क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा। तो F नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन निकाल के F बनाता है और दो F मिलके क्या बन जाएंगे, F2। अब ये F2 बना हुआ है, वो क्या करता है, Al2O3, ये तो बैड कंडक्टर होता है। अब फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, AlF3 बना लेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। ठीक है, इक्वेशन को कर देते हैं बैलेंस, ये इधर 3 करोगे, ठीक है, और ये 3/2 हो जाएगा। तो AlF3 हमारा जो हमने यूज किया था वो हमको फिर से मिल गया, और एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस भी हो रहा है बिना आयोनाइजेशन के। अब ये जो ऑक्सीजन एनोड पे गई है, अब चूंकि ये एनोड एंड कैथोड जो है ये कार्बन से बने होते हैं, ये भी कार्बन से होता है और ये भी कार्बन से बना होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो करती क्या है, कार्बन से ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई है तो CO2 भी बन सकता है। तो एनोड पे हमको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी निकल सकती है। अब कैथोड पे रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पे तो Al+3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उससे हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। अब ये एल्यूमिनियम वेपोराइज नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 1800 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां पे ये रिएक्शन कितने पे हो रही है, 900 डिग्री सेल्सियस पे। 900 डिग्री सेल्सियस पे ये जो हमने मिक्सचर लिया हुआ था वो मेल्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्रायोलाइट का रोल हो गया एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलिसिस में।